आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार। आज हम चर्चा करेंगे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया पर। संविधान, किसी भी देश का जो संविधान होता है वह उस देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को न केवल संचालित करता है बल्कि नियमित और नियंत्रित करने का भी काम करता है। किसी भी देश का संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता और साथ ही वह उस देश को भविष्य में किस रूप में देखना चाहते हैं, किस आदर्श सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियां की जो परिकल्पना किए होते हैं, इसको मूर्त रूप देने का एक प्रभावशाली माध्यम संविधान होता है। संविधान में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है, किन राजनीतिक मूल्यों पर आधारित है, किन विचारधाराओं पर आधारित है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है। संविधान जो है, साथ ही साथ संविधान किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, इसका भी उल्लेख जो है स्पष्ट रूप से उस संविधान में देखने को मिलता है। किसी भी देश का संविधान जो है वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न आवश्यकताओं को एक आदर्श रूप में और एक सफलतापूर्वक नियमबद्ध तरीके से जो है प्राप्त करने का एक प्रभावशाली माध्यम संविधान होता है। इसलिए वह संविधान ज़्यादा प्रासंगिक होता है जो गतिशील होता है और बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप उसमें समय के अनुरूप परिवर्तन की प्रक्रिया और गतिशीलता उसमें बनी रहती है। यदि कोई संविधान उस समय की सामाजिक, उस राष्ट्र की आवश्यक बदलते परिवेश के अनुरूप, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश के अनुरूप बदलती नई आवश्यकताओं को यदि वह पूर्ति करने में असफल होता है तो धीरे धीरे वह संविधान अप्रासंगिक होता चला जाता है। इसलिए हमारे विभिन्न देशों का अगर हम संविधान का अध्ययन करते हैं तो संविधान दो प्रकार का है, एक कठोर और एक लचीला। लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आसान होती है और प्रायः जो है अलिखित संविधान जो है वह लचीले होते हैं। और एक होता है कठोर संविधान। प्रायः लिखित संविधान कठोर होते हैं जिसमें संशोधन की प्रक्रिया अर्थात बदलाव या परिवर्तन की प्रक्रिया जटिल होती है। इसलिए प्रत्येक देश में संविधान को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए, बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक परिवेश के अनुरूप बनाए रखने के लिए, उसको ढालने के लिए संशोधन की प्रक्रिया जो है अनिवार्य रूप से दी गई है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में वर्णित है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है, अगर हम अनुच्छेद 368 का विश्लेषण करें तो 3 प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन होता है। पहला एक सामान्य बहुमत से, दूसरा विशिष्ट बहुमत या विशेष बहुमत से, और तीसरा है असाधारण बहुमत से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजॉरिटी से। सामान्य बहुमत अर्थात कुल सदन में का जो आधे से एक अधिक होना चाहिए, अर्थात कुल सदन में जैसे सदस्यों की संख्या 500 है तो 500 का आधे से एक अधिक अर्थात 251 व्यक्ति किसी विषय पर अगर सहमत होते हैं तो वो विषय में संशोधन माना जाता है। हमारे यहाँ संविधान संशोधन सामान्य बहुमत में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो सामान्य तरीके से संशोधन हमारे संविधान में होता है। जैसे पहला हम देखते हैं, जैसे नए राज्यों का निर्माण, राज्यों के सीमाओं में बदलाव, परिवर्तन, नाम में परिवर्तन अगर करना हो तो सामान्य बहुमत से होता है। इसके अलावा विधान परिषद, राज्यों में विधान परिषद का सृजन करना है, उत्साधन करना है, सांसदों के वेतन भत्तों में बढ़ोतरी करनी है, साथ ही साथ 5वीं अनुसूची में बदलाव लाना है, 6वीं अनुसूची में बदलाव लाना है, 8वीं अनुसूची में बदलाव लाना है, तो सामान्य बहुमत से होता है। लोकसभा और राज्यसभा के कोरम में बदलाव लाना है,
तो ये भी सामान्य बहुमत से हमारे यहाँ हो जाता है। इस प्रकार इसके अलावा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन लाना है तो सामान्य बहुमत से 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची में भी सामान्य बहुमत से जो है संशोधन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से तात्पर्य है कुल सदन का बहुमत और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। इसमें दो बातें हैं, पहली कुल सदन का बहुमत भी होना चाहिए, साथ ही उपस्थित और जो चर्चा के दौरान उपस्थित हैं और जो मत देने वाले हैं उसका 2/3 मेजॉरिटी भी होना चाहिए। अर्थात जैसे सदन में की संख्या 500 है तो 500 का कुल सदन का बहुमत अर्थात 251 और उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 अर्थात मान लो 300 लोग उपस्थित हैं तो 300 का 2/3 उसके पक्ष में मतदान होना चाहिए, तब जाके ये बहुमत पारित होता है। प्रायः मौलिक अधिकारों में अगर और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर बदलाव करना है तो यह विशेष बहुमत से किया जाता है। फिर हम आते हैं असाधारण बहुमत। असाधारण बहुमत से तात्पर्य विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की सहमति आवश्यक है। अर्थात संसद में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्य, तो हमारे यहाँ कुल 28 राज्य है तो 15 राज्यों की सहमति उसमें आवश्यक है, तब जाकर यह बहुमत यह संविधान में संशोधन होता है। इसमें मुख्य रूप से हम देखते हैं कि जो है इसमें सबसे पहले तो यही है कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में अगर बदलाव लाना है, उच्चतम न्यायालय की शक्तियों में यदि बदलाव लाना है, केंद्र की शक्ति का विस्तार, राज्य की शक्ति का विस्तार, इन विषयों पर अगर बदलाव लाना है, एवं राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव लाना है, एवं स्वयं आर्टिकल 368 में अगर बदलाव लाना हो तो असाधारण बहुमत की आवश्यकता जो है हमें पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार भारतीय संविधान में 3 प्रकार के संशोधन की बात हमारे यहाँ कही गई। इन तीनों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि पहला जो है सामान्य बहुमत बहुत आसानी से संशोधन होता है, और वहीं हम जब तीसरे चरण तक आते हैं विशेष बहुमत के साथ असाधारण बहुमत तक आते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाती है और ख़ासकर अंतिम चरण में और ज़्यादा जटिल हो जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं कि हमारा जो है तीसरा चरण बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। इसका अभी हम उदाहरण देखना चाहें तीसरे चरण का तो जीएसटी है। जैसे जीएसटी का हमने देखा कि वित्तीय मामलों में बदलाव संशोधन था तो इसमें संसद ने तो पारित किया ही, लगभग आधे से अधिक राज्यों ने अपनी सहमति दी, तब जाके वो संशोधन हो पाया। इसी प्रकार अभी महिलाओं का जो आरक्षण राज्य में विधानसभाओं में और लोकसभा में जो अभी लंबित है, आरक्षण की जो बात संसद में लंबित है, ये भी यही प्रक्रिया से होगी। इसे दोनों सदन में पास होना पड़ेगा, लोकसभा और राज्यसभा में। उसके उपरांत आधे से अधिक राज्य सहमति प्रदान करेंगे, तब जाकर ये अमेंडमेंट होगा। तो इस प्रकार ये संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है शुरू में तो सरल लगती है लेकिन बाद में काफ़ी जटिल हो जाती है। इसलिए कहते हैं भारत का जो संविधान है वह लचीला तो है ही, साथ साथ कठोर भी है, और दोनों का सुंदर सामंजस्य जो है देखने में मिलता है। अभी तक हमारे संविधान में कुल 103 संविधान संशोधन जो है हमारे यहाँ हो चुके हैं, और हमारा संविधान आज भी उतना ही प्रासंगिक है और अपने संशोधनों के माध्यम से आज भी अपने आप को जो है बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप जो नई समस्याएं हैं, नई आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप अपने आप को बनाए रखने में, अपने आप को ढालने में और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल सिद्ध हुआ है। धन्यवाद।